जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की। राजस्थान विधानसभा में अभी जो चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है और 25 नवंबर को वहाँ पर चुनाव होने हैं। तत्पश्चात 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित होंगे। सभी कोई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हमारे पास खबरें आई है उस हिसाब से राजस्थान में बीजेपी बहुत आगे है कांग्रेस से। वैसे भी वहाँ पिछले 5 बार के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, एक बार कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, इस तरह फिर कांग्रेस आई। इस तरह 5 बार कांग्रेस और बीजेपी में ही अदला बदली शासन व्यवस्था की होती रही राजस्थान में। उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इस बार बीजेपी का ही नंबर है राजस्थान में शासन में आने का। लेकिन इसमें भी इस बार के चुनाव में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। उसमें पिछले 25 साल में 2 बार जो बीजेपी आई शासन में, दोनों बार वसुंधरा राजे ही वहाँ की चीफ मिनिस्टर रही और 3 बार जो कांग्रेस शासन में आई, तीनों बार अशोक गहलोत ही वहाँ शासन व्यवस्था में रहे मुख्यमंत्री के तौर पर। और राजस्थान के सियासी हलकों में, सियासत में ये अभी बाजार बहुत गर्म है कि ये दोनों अशोक गहलोत और ये वसुंधरा राजे अलग अलग पार्टी के जरूर हैं, लेकिन ये इस हिसाब से ये लोग एक दूसरे को मदद भी करते हैं और जैसे भाई बहन का इनमें रिश्ता है। और अभी लेकिन ये जो 25 साल कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस वाले जो 25 साल के जो है अल्टा पलटी जो सरकार हो रही है, इस बार लेकिन ना ऐसा माहौल अभी बन रहा है, ना तो अब वसुंधरा राजे, बीजेपी भी अगर पावर में भी आ जाएगी तो वसुंधरा राजे और आने का नहीं है चीफ मिनिस्टर। आएगी क्या, मतलब अगर नहीं वो आएगी ही, क्योंकि बीजेपी की वहां अभी आंधी चल रही है। कुछ लोग तो हमारे पास जो खबरें आ रही है, जो पत्रकार लोग भेज रहे हैं वहां से, वो तो यहां तक बोल रहे हैं आंधी नहीं सुनामी आ गई है बीजेपी के फेवर में वहां राजस्थान में। और वास्तव में मैं तो सुनामी शब्द का व्यवहार नहीं करूंगा, लेकिन आंधी शब्द का अवश्य व्यवहार करूंगा। पूरे राजस्थान में अभी फिलहाल बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही है, आंधी चल रही है पूरे राजस्थान में। उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि एक तो ये अशोक गहलोत जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो मोस्ट इनएफिशिएंट चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं राजस्थान में। और ये जो पिछले 5 साल का जो उन्होंने शासन किया, दरअसल वो शासन नहीं कुशासन बोला जाएगा। राजस्थान की जनता तो त्रस्त थी इनसे, और कैसे निजात पाएगी वो समय का, वो घड़ी का इंतजार कर रही थी। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, जैसे वसुंधरा राजे से भी राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त थी। उन्होंने भी कोई काम सही ढंग से किया ही नहीं जनता जनार्दन के पक्ष में। केवल मतलब क्या है कि अदला बदली शासन की होती रही, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस। लेकिन देखा जाए तो पिछले 25 साल में इन दोनों ने, जो सियासी हल्के में बोला जा रहा है कि भाई बहन है, ये दोनों भाई बहनों ने या बहन भाई ने कोई विशेष वहां पर विकास के काम किए नहीं है। अब बीजेपी की मैं पहले वसुंधरा राजे की बात कर रहा हूं। वसुंधरा राजे वहां एक यूनुस खान बोल के वहाँ नेता है कांग्रेस के। अभी तो इस बार जो सुनने में मिला कि शायद उनको मैं भूल से बोल दिया, कांग्रेस नेता, वो बीजेपी नेता है और वसुंधरा के काफ़ी करीबी रहे हैं यूनुस खान। और यूनुस खान को वसुंधरा ने एक तरह से शासन व्यवस्था आउटसोर्स कर दी थी, क्योंकि इनका चाल चलन रहन सहन सब कुछ महारानी जैसा ही था। क्योंकि ये महारानी विजय राजे सिंधिया की बेटी है और राजस्थान में धौलपुर राजघराने में शादी हुई है, तो इनका आज तक भी इनका माइंड सेट जो है वो राजघराने का जैसा ही है और ये खुद को बहुत सुपीरियर मोस्ट समझती हैं।
इसलिए शासन व्यवस्था में कहीं पब्लिक जनता जनार्दन में बार बार जाना, जनता के हक में फैसला लेना, जब जब ये 2 बार सत्ता में थी वो सबसे ये कोसों दूर रही। और शासन व्यवस्था का दिनों दिन जो आम दिन जो भी काम होता था, दिनों दिन जो काम होता था, डेली रूटीन जो थी, वो सारी की सारी उसमें इन्होंने, वसुंधरा राजे ने यूनुस खान को आउटसोर्स कर दिया था। और वो यूनुस खान जो है वो भी 2-3 अपने ही खान बंधुओं के जैसे ही जिहादियों के साथ में ही मिलकर पूरे राजस्थान को चलाते थे। अर्थात अगर देखा जाए तो भैरव सिंह शेखावत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे 25 साल के पहले, तत्पश्चात जितने यही 2 ही भाई बहन मुख्यमंत्री हुए और दोनों ने ही राजस्थान का बेड़ा गर्क किया है, राजस्थान को पीछे ही लेके गए हैं। ये दोनों के दोनों शासन व्यवस्था में काफी कमजोर साबित हुए हैं और दोनों ने राजस्थान की कोई भलाई के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बहुत मतलब जंप करना, राजस्थान की प्रोग्रेस करना, वो सब कुछ इन दोनों ने ही नहीं किया। अब मैं आ रहा हूं कि जो मैंने बात कही है कि 150, मैंने थंबनेल भी दिया है कि 150 के नजदीक आएगा बीजेपी का आंकड़ा विधानसभा चुनाव में, और वहां की सीट है 200 सीट्स इन राजस्थान असेंबली, उसमें 150 आएगा। तो 150 आने का मतलब 75% सीट राजस्थान में बीजेपी पाने जा रही है, जो हमारे पास खबरें आ रही है। उसी के आधार पर मैंने एनालिसिस करके ये डाटा आपके सामने रखा है। इसका मैं एक संक्षिप्त उदाहरण भी दे रहा हूं। राजस्थान सूरबीरों की धरती है, जब से महाराणा मतलब हजारों साल से सूरबीरों की धरती है, सूर्य की धरती है राजस्थान। और भारत की फौज में आज के दिन भी राजस्थान के हजारों सैनिक तीनों में है, नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी में। विशेषकर आर्मी में तो सबसे ज्यादा है। और जब जब देश की आज़ादी के लिए भी जंगें हुई है और आज़ादी के पश्चात भी 4-4, 5-5 जंगें हुई है, सब में राजस्थान के सूरबीरों ने भारत की फौज के हिसाब से, भारतीय फौजी के हिसाब से बहुत चमत्कार, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और भारत माँ के लिए अपने जीवन तक बलिदान किया है, हजारों की संख्या में। और राजस्थान में क्या है कि फौज में जाने की होड़ भी लगी रहती है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां कोई फौजी फौज में नहीं होगा राजस्थान के गांव से। और फौजी लोगों की ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई 2014 में, 2014 से 2019 के बीच में इन्होंने एक जो पेंशन का मामला था फौजियों के लिए, 1 रैंक 1 पेंशन, ओरोप जिसको बोलते थे, वो ओरोप में 42,000 करोड़ 42,000 करोड़ मोदी सरकार ने आवंटन किए हैं। फौजियों के अंदर में जो असंतोष भाव था कि भाई रैंक के हिसाब से पेंशन नहीं मिल रही है, इन्होंने सबको एक नज़र से देखा और समभाव से देखा और फौजियों में 42,000 करोड़ इन्होंने वितरित किया 1 रैंक 1 पेंशन के तहत, जो कि ये जो धनराशि है मैंने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों ने लटका के रखा था, केंद्र सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने। लेकिन नरेंद्र मोदी आए और वो जो पानीकर हैं गोवा के, जो बाद में चीफ मिनिस्टर भी हुए, वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे, वो पानीकर जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वही पानीकर के माध्यम से ही ये सारा काम हुआ और बहुत सुंदर काम हुआ। उससे फौजी बहुत खुश है, पूरे भारत के फौजी खुश है, रिटायर्ड फौजी, विशेषकर राजस्थान में तो इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अभी जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, चूंकि राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ में उसका बॉर्डर लगता है, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, ये 3 तो जिले ऐसे हैं कि पूरे सीधे राजस्थान के साथ, राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर पर है ये तीनों जिले। वहां पर भी जितने फौजी हैं, हमारे देश के फौजी हैं इन तीनों जिलों में, और इसके अलावा भी पूरे भारतवर्ष में जो फैले हुए हैं राजस्थान के फौजी, वो फौजी लोग भी अपने अपने घर में संदेशा बीच बीच में भेजते हैं, अपने गांव भी जब आते हैं वो बताते भी हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने भारत की रक्षा सुरक्षा का माहौल टोटल संपूर्ण रूप से बदल दिया है, बॉर्डर को कैसे सिक्योर किया है। वो भी सारे फौजी राजस्थान के जो फौज में हैं वो अपने गांव में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सब बीच बीच में फोन में, चिट्ठी के माध्यम से बताते रहते हैं और आने पर भी बताते हैं। उससे भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में बहुत हवा
जो है वो आंधी में रूप में परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा और जो नरेंद्र मोदी ने देश सेवा के जो काम किए हैं, देश की प्रगति के लिए जो काम किए हैं, वो सब भी इसी में बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की जो गहलोत सरकार है, वो तो पिछले 3 साल में तो खाली गहलोत पायलट सचिन पायलट असंतुष्ट, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे पिछली बार विधानसभा चुनाव के समय, और बाद में फिर मतलब अपनी रणनीति के तहत कुटिल कूटनीति के तहत अशोक गहलोत ने कांग्रेस हाईकमांड को पटा दिया और खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। ठीक है, बन गए। सचिन पायलट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे। फिर बाद में सचिन पायलट असंतुष्ट बने, बागी बने, और इन दोनों में तकरार चली, काफी तकरार रही, सारे मीडिया की सुर्खियों में रहे दोनों के दोनों, अशोक गहलोत और सचिन पायलट पूरे भारत की मीडिया में रहे, विशेषकर राजस्थान की मीडिया में। और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस वहां पर काफी अनपॉपुलर धीरे धीरे होती गई। दूसरी बात यह है कि वहां का जो शासन व्यवस्था भी है, अशोक गहलोत ने शासन व्यवस्था के अंदर में इतनी लूपहोल्स रख दी, इतना ढीलापन कर दिया, और कोई भी जनता के हित में कोई फैसले लेने में सरकार कंप्लीटली फेल्योर रही। अब एक बात और मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो कि राजस्थान में जो जाति व्यवस्था है हिंदुओं के अंदर में, उसमें सबसे ज्यादा जाट लोग वहां सबसे ज्यादा हावी है, ये प्रभावशाली है। उसके बाद में ठाकर जो राजपूत है, लेकिन राजस्थान में राजपूतों को ठाकर बोला जाता है। तत्पश्चात ब्राह्मण है, गुजर है, मीणा है, बनिया है, और दूसरी जाति माहेश्वरी है, जैनी है, और अनेक जातियों के लोग भी हैं। सबसे ज्यादा जो माने वहां पर 10% के लगभग गुर्जर समाज के लोग हैं राजस्थान में। और ये जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो खींचतान रही, आपस में जो घमासान युद्ध चला, सियासी युद्ध चला, उसमें अशोक गहलोत ने सचिन पायलट चूंकि गुर्जर हैं और उनके बारे में क्या क्या अपशब्द नहीं कहे, विशेषकर बारंबार पब्लिक मीटिंग में मीडिया के सामने अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नीचे दिखाने के लिए ऐसे शब्द कहे हैं, जैसे वो नकारा, निकम्मा। ये जो 2 शब्द हैं, नकारा और निकम्मा, ये दोनों शब्द जो सचिन पायलट के ऊपर अशोक गहलोत ने बोला है, इन दोनों शब्दों के बदौलत पूरा गुर्जर समाज पूरे राजस्थान में उनसे, अशोक गहलोत से और कांग्रेस से नाराज है। विशेषकर कांग्रेस के जो अशोक गहलोत से ज्यादा नाराज है, क्योंकि सचिन पायलट हैं गुर्जर समाज के, और वो एस्पिरेंट थे, वो उन्होंने कोशिश की थी चीफ मिनिस्टर बनने की। तो अशोक गहलोत ने तो उनको रास्ता छोड़ा नहीं, जबकि अशोक गहलोत तो 80 साल की उम्र के हैं, वो ये यंग है, 50 के आसपास इनकी उम्र सचिन पायलट की। तो देखना जाए नैतिकता तो यही बनती है कि उनको छोड़ देना चाहिए था रास्ता, छोड़े नहीं। ठीक है, छोड़े नहीं, कोई बात नहीं, राजनीति में कोई किसको शायद से छोड़ता भी नहीं है, लेकिन ये जो नकारा निकम्मा शब्द जो प्रयोग किया अशोक गहलोत ने बारंबार सचिन पायलट के लिए, उससे पूरा गुर्जर समाज वहां नाराज है अशोक गहलोत से, और वो रंग दिखाएंगे इस बार। वहां पर वो गुर्जर समाज जो है मोटा मोटी तौर पर सारे के सारे बीजेपी के पक्ष में ही वोट करेंगे, जो पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में वोट किए थे। दूसरी बात, जाट की भी बात मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी ने जो उपराष्ट्रपति बनाया है वहां पर दिल्ली में, जिनको बनाया है, वो उपराष्ट्रपति जो है वो जाट समुदाय के ही है, और बंगाल में वो गवर्नर थे, और बाद में फिर उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है जगदीप धनखड़ को। और उन्होंने ये जो इलेक्शन नोटिफिकेशन होने के बहुत पहले ही उन्होंने पूरा राजस्थान का दौरा किया है, हर जिले में वो गए हैं, और उन्होंने ऐसा कोई बीजेपी के लिए ऐसा चुनाव प्रचार वगैरह उस स्टाइल में नहीं किए हैं कि कोई पब्लिक मीटिंग एड्रेस नहीं किए, लेकिन जहां भी गए, सर्किट हाउस में ठहरे या सरकारी दूसरे आवास पर ठहरे या अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे, वो सब में उन्होंने जाट बिरादरी को एक जैसा गेट टुगेदर टाइप का कराया है। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जाट बिरादरी को बीजेपी के पक्ष में मोड़ना, और वो काफी कामयाब भी हुए हैं। रही बात ठाकर के मतलब राजपूत लोग, राजपूत तो शुरू से ही बीजेपी के पक्ष में है, शुरू से ही। भैरव सिंह शेखावत वहां के मुख्यमंत्री थे, शुरू से ही बीजेपी के पक्ष में है। एवं जो ब्राह्मण समुदाय है और दूसरे भी जो समुदाय है, लोकसभा के स्पीकर है माहेश्वरी है वो ओम बिरला, और जो बनिया समुदाय है वो बनिया तो शुरू दिन से बीजेपी के सपोर्टर रहे। इस तरह मैंने आपको संक्षिप्त में बताया
कि जाति व्यवस्था भी जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही है राजस्थान में। और चूंकि ये सरकार जो निकम्मी सरकार साबित हुई है, वो जो है वो नेगेटिव वोट जो है कांग्रेस के नेगेटिव में जाएगा और बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा बीजेपी को इस बार मिलेगा। अब मैं और दो रोचक बात आपको बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वहाँ 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ कटक में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, भुवनेश्वर में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 10 विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ एक का नाम है किशनपोल और दूसरे का नाम है आदर्श नगर, बाकी और 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो किशनपोल से पिछली बार विधायक रहे हैं वहाँ अमीन कागजी। ये अमीन कागजी जो पिछली बार 2018 में जो विधायक बने, उस समय इनकी एक ही बेगम थी जिनका नाम था रेशमा। अब की बार इन्होंने जो एफिडेविट भरा है, चुनाव पर्चा जब दाखिल करने गए थे उस समय इन्होंने साथ में एफिडेविट भी भरना होता है। इन्होंने जो एफिडेविट दी है उसमें इन्होंने और एक बीबी का नाम और एक बेगम का नाम उल्लेख किया है। उस बेगम का नाम होता है मोनिका शर्मा कागजी, अर्थात हिंदू लड़की से इन्होंने निकाह किया है। इनकी उम्र 50 साल है। और देखिए मजे की बात यह है, 50 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक हिंदू युवती से विवाह किया है और उसको धर्मांतरित भी कराया है। इसलिए तो नाम हुआ ना, पहले उनका नाम था मोनिका शर्मा, अब उनका नाम हो गया मोनिका शर्मा कागजी। ये मोनिका शर्मा कौन है? ये एक होटल बिजनेस भी चलाते हैं। ये जो कागजी महाशय हैं अमीन कागजी, इनका वहाँ होटल बिजनेस भी है जयपुर में और दूसरे जगहों पर भी राजस्थान में। और उस होटल में ये मोनिका शर्मा थी रिसेप्शनिस्ट। तो रिसेप्शनिस्ट मतलब नौकरी करती थी। तो नौकरी करते करते इन्होंने बस सेठ ने चारा डाल दिया होगा और सेठ की चारे में बेचारी, अब क्या नौकरी तो वही करता है ना, ये जो प्राइवेट सेक्टर में होटलों में कौन करता है? कोई सेठ साहूकार के घर से तो कोई जाते नहीं है नौकरी करने। अवश्य ही कोई कमजोर घर की लड़की होगी। तो सेठ ने चारा दिया, फिर सेठ का रुतबा है वहाँ, राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, सेठ विधायक है, तो बस विधायक ने चारा डाल के मोनिका शर्मा को पटाया, निकाह किया और जब जिहाद का केस बन गया। अब देखिए मजे की बात यह भी है, इन महाशय के, ये जो कागजी महाशय हैं अमीन कागजी, इनकी पहली बीवी से 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़की। और इन्होंने पिछले साल शादी की है मोनिका शर्मा से, निकाह किया है। और जब निकाह किया उसके थोड़े दिन के बाद उन्होंने पहली बेटी का निकाह किया। मतलब बेटी का निकाह बाद में हुआ, पहले बाप ने दूसरी शादी की, अर्थात दूसरी बार निकाह किया। और उस मोनिका शर्मा कागजी से भी इनकी एक बेटी अभी आज की तारीख में है। इस पर अब मैं और एक बता रहा हूं, वहीं जयपुर का और एक विधानसभा क्षेत्र है, उसका नाम है आदर्श नगर। उस आदर्श नगर से कांग्रेस के और एक विधायक हैं जो रफीक खान उनका नाम है। उन्होंने भी दूसरी शादी की है, अर्थात दूसरा निकाह किया है। वो भी एक हिंदू युवती है जिनसे उन्होंने निकाह किया है। उनका नाम है मंजू देवी जैन। मंजू देवी जैन से इन्होंने दूसरी शादी अर्थात दूसरा निकाह किया है। उन्होंने भी चुनाव जब पर्चे दाखिल करने के समय एफिडेविट में उनका नाम भी मेंशन किया है, मंजू देवी नाम लिखा है। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों से खबर आई है उसमें हमें जो खबरें मिली है उसमें साफ साफ मालूम हुआ है कि जो दूसरी जो लड़की जिनसे ये शादी की है उनका नाम है मंजू देवी जैन। और लेकिन एफिडेविट में उन्होंने केवल मंजू देवी ही लिखा है। अर्थात बोलने का तात्पर्य यह है, जब इन दोनों जिहादियों ने पिछले बार 2018 में पर्चा भरा था चुनाव के समय, उस समय तो इन दोनों ने दिखाया था एक एक बीबी। अब की बार जब 2023 में इन्होंने पर्चा भरा है तो इनकी एक एक बीबी और आ गई है निकाह नामे में, और दोनों की दोनों हिंदू हैं। देखिए मजे की बात, मतलब लव जिहाद का केस तो पूरी बनता है। आज अगर यही बात यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, जहां जहां लव जिहाद गैर कानूनी घोषित हुआ है वहां तो हो ही नहीं सकता कानूनन। लेकिन चूंकि राजस्थान में लव जिहाद का केस गैर कानूनी शायद घोषित नहीं हुआ है, इसलिए ये लोग लव जिहाद कर रहे हैं। लेकिन इसी बात को लेकर एक सनातन
एडवोकेट मंच राजस्थान में जयपुर में सक्रिय है। उस सनातन एडवोकेट मंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखित रूप में दिया है कि इनका जो मामला जो है, इनकी चुनाव घोषणा पत्र के हिसाब से इनका जो चुनाव नामांकन जो है रद्द किया जाए और लव जिहाद का केस इनके ऊपर डाला जाए कि ये एक के बजाय दो दो बीवियां रखे हुए हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निर्भर करता है वो क्या स्टेप लेंगे क्या नहीं लेंगे, लेकिन इससे जयपुर की हिंदू जनता में काफी रोष है, काफी लोग नाराज हैं कि जब पिछली बार इन विधायकों के पास एक एक बीवी थी घर में, दूसरी ये लोग जो है अपने धर्म के हिसाब से भी लेकर आ सकते थे मुसलमान युवतियों को, इन्होंने दोनों ने ही हिंदू लड़कियों को पटाया और उनको उनके साथ में निकाह किया। तो यहाँ लव जिहाद का मामला बनता है जिससे हिंदू जनता में जयपुर में विशेष नाराजगी देखी जा रही है। और वैसे जो उदयपुर में जो कन्हैयालाल का जो की हत्या हुई थी, कन्हैयालाल दर्जी की, वो नूपुर शर्मा केस में तो सब सारी भारत की जनता जानती है। उसमें भी जो दो पकड़े गए थे जिहादी, उन दो वो 1.5 साल के नीचे की घटना है, उनके ऊपर आज तक भी उनके खिलाफ राजस्थान सरकार ने चार्जशीट कोई फाइल नहीं किया है और वो आज भी सरकारी रोटी तोड़ रहे हैं जेल के अंदर। और एक तरह से देखा जाए तो शायद अशोक गहलोत सरकार देखते होंगे, सोचती होगी कि कहीं कोई मौका मिले तो उनको हम मतलब फ्री कर देंगे ऐसे ही। इसलिए अभी तक 1.5 साल हो गया वो गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ कोई भी चार्जशीट भी राजस्थान सरकार ने दाखिल नहीं की है कोर्ट में, उदयपुर कोर्ट में। इससे भी लोग काफी नाराज हैं अशोक गहलोत पर, कांग्रेस सरकार पर। इन सारी बातों के मद्देनजर लगता है कि इस बार कांग्रेस की खटिया खाट खड़ी होने वाली है एवं बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है, आंधी चल रही है और बीजेपी 150 के करीब आंकड़ा आएगा उसका, ऐसा हमारे पास जो खबरें आ रही है उसी आकलन के हिसाब से मैं आपको ये बात कह रहा हूं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।